गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज के दिन का आगाज बड़े अच्छे तरीके से करना है, हंसते मुस्कुराते करें। इट्स मंडे, इट्स अ न्यू डे, इट्स न्यू वीक, फ्रेश स्टार्ट। और इसमें हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें आपके लिए लेकर आए, लेकिन इससे पहले कि हम खबरों की तरफ जाएं, हम अपने सेगमेंट्स की तरफ जाएं, अपनी चिटचट हम करें, तो एक छोटा सा सवाल सबीन आज आपसे है मेरा। जी हस्बे रिवायत रिवायत तो टूटनी नहीं चाहिए। सो सवाल ये है कि नॉर्मली ड्यूरिंग कन्वर्सेशन लड़कों के लिए स्पेशली एक वर्ड इस्तेमाल होता है ना, जाकत। जाकुत भी कह देते हैं अगर बहुत कैजुअल हो गया। जाकुत, जाकत। पुठवारी में बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता। पंजाबी आई डोंट नो किस में बोलते हैं, बट आप जरूर बताएं क्या। नहीं, क्वेश्चन अभी मुकम्मल ही नहीं हुआ था, मैं जाने नहीं चाहती सवाल। अच्छा चले पूछे। सो जाकत तो हो गया फॉर मेल, ठीक है। तो अगर आपके लिए किसी ने कोई लफ्ज इस्तेमाल करना हो तो क्या कहेंगे फिर? जाकती। जाकती, ओके, दैट्स नाइस। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, क्योंकि हमारे एक टीम मेंबर है यहाँ पे, शाजी, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि जी जो जाकत होता है ना, वो मतलब उन्होंने बोला कि पहले जाकत आता है, मतलब फिर जाकती आती है, तो देन आई थॉट कि मे बी इट्स जाकती। आई थिंक किसी ने शाजी को मिलवाते हैं अपने व्यूअर्स से, ये बड़ा जरूरी है, बिकॉज़ हमारे इस टीम में सबसे ज्यादा जो मजा हमें आ रहा है उनके साथ ही आता है कन्वर्सेशन का। कैमरे की वजह से सारे ला रहे नहीं, और बड़ा मजा आता है उनसे, हम रोज नए लफ्ज भी सीख रहे होते हैं, नई बात भी सीख रहे होते हैं, तो बड़ा मजा आता है। बुजुर्ग जी हमारे, हम ख्याल रखते हैं उनका काफी, वो हमारा ख्याल रखते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं। सही बात। चले, ये तो होगी जी आज की जाकत की बात। जाकत की बात नहीं, आप जरूर बताएं। मैं चाहूंगी, देखिए आप लोगों का पर्सपेक्टिव बड़ा मैटर कर रहा होता है। आप जरूर बताएं कि आपके इलाके में, आपके गाँव में, आपके घर में, आपकी ज़ुबान में क्या बोला जाता है जी? जाकत बोला जाता है, जाकुत बोला जाता है, या फिर एट द सेम टाइम फीमेल जो होती है उसको क्या बोला जाता है? फीमेल जाकत। फीमेल जाकत। यानी मजाक, लोग कहेंगे हमारी ज़ुबान का मजाक पड़ा है। बिल्कुल नहीं, सवाल रख रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड करें, चाह रहे हैं कि क्या होता है। एब्सोल्युटली। चलें आगे बढ़ते हैं। और आज से पोलियो मुहिम का जो आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान में, साल की आखिरी पोलियो मुहिम, उसकी बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पोलियो के ड्रॉप्स पे लाकर इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया है। ये मुहिम 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलाई जाएगी और इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाने हैं। इसके 143 अज़ला जो हैं वहाँ पर इस मुहिम का अभी जो है आगाज़ कर दिया गया है। एट द सेम टाइम 4 लाख से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स इसके लिए जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं। घर घर जाएंगे, घर घर जाकर जो है पोलियो के कतरे 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाएंगे। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है ऐसे में? ये पैगाम देने का मकसद क्या है? क्योंकि पोलियो टीम आप तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप कोऑपरेट ज़रूर करें टीम के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपने उनको अप्रिशिएट भी करना है, बिकॉज़ इस वक्त जो हालात हैं और स्पेशली जो इतना सर्द मौसम है, किन किन इलाकों में पोलियो वर्कर्स वहाँ तक पहुँच जाते हैं, सो उनको अप्रिशिएट करें, उनको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये, इनकार मत करें बिल्कुल भी, ये आपके बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। और इस साल की अगर बात की जाए तो शुएब अच्छे खासे केसेस हैं जो कि सामने आए, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमने किस तरह से इस वबा को रोकना है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में आ जाए जहाँ पर इस वबा का खात्मा हो गया है। सो ऐसे में आप सब ने, अगर आप लोगों को पता है कि आपके बच्चों ने अभी तक पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिए, इवन अगर आपने पिलाए भी तब भी दोबारा पिलाएं, ये बार बार पिलाए जाते हैं, इसीलिए बाबा इस मुहिम को चलाया जाता था कि कोई बच्चा अगर किसी वजह से रह गया है तो ये पोलियो ड्रॉप्स उसको पिलाए जाएं। ये वैक्सीन है, ये बचाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान उन मुल्कों में आ जाए जहाँ पे पोलियो फ्री है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब सिर्फ 2 ही मुल्क बाकी हैं, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। बिल्कुल, तो हमें ज़ाहिर है इस खत्ते में रहते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि हम इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और ताकि पोलियो से बचाव हो सके, क्योंकि फैसला हमने आज करना है कि कल बच्चे को चलना है। तो बात हमने पोलियो की कर ली, आगे बढ़ते हैं। और एक और खबर हमारे पास है, वो है पाकिस्तान के एक ट्रांसजेंडर से मुताल्लिक। आयशा मुगल इनका नाम है। कल रात को इन्होंने ट्वीट की, सबीन मुझे भेजी अपनी, तो मैं सोचा मैं शेयर भी करूँ आपसे वो ट्वीट। और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्कशायर यहाँ पर इन्होंने जो लेक्चर दिया है उसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें अपनी शेयर की, आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं आई फील ग्रेटफुल फॉर टीचिंग दिस सेमेस्टर ऑफ at University of York. It was a great experience and I will miss these amazing students. I also feel humbled for becoming the first Pakistani Khaja Sara/trans women to teach in one of the top UK universities. तो ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ज़ाहिर इसको शेयर भी किया, इस मोमेंट को वो चेरिश कर रही हैं, और पूरे बल्कि पाकिस्तान के लिए आई थिंक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि हम इसको एक्नॉलेज भी करें। हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से वो भी आगे बढ़ सकती हैं। अगर ये कर सकती हैं तो बाकी सब भी कर सकते हैं। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। एब्सोल्युटली। चलें जी, तो हमने कुछ खबरें आपसे शेयर की। खबरें तो यूँ और भी हैं हमारे पास, बात करने को बहुत कुछ है, बट आई थिंक हमें आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी चूँकि बात करनी है, वक्त वरना ख़त्म हो जाता है हमारी बातचीत में। सो हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अमेजिंग गेस्ट से आज आपकी मुलाकात कराएंगे, उनके अपने एक्सपीरियंसेस, उनका अपना नॉलेज, कोशिश करेंगे कुछ हम सीखें, कुछ आप तक चीज़ें पास ऑन करें। तो रहिए हमारे साथ। दिस इज़ राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे आज हम बात करेंगे, और बात करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी डायबिटीज़ की बात आती है तो पाकिस्तान की रैंकिंग अनफॉर्चुनेटली वो तीसरे नंबर पे होती है। पाकिस्तान तीसरा मुल्क है जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। और अगर ये सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम बात नहीं करें, बट ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 3 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ियाबतीस में मुब्तला हैं, वो इस बीमारी का शिकार है। अब ये बीमारी किस तरह से शुरू होती है? लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी इतनी पुरानी शुगर है। कभी किसी की दांत में दर्द हुआ, किसी का ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, कुछ छोटी छोटी अलामात काफ़ी अरसे के बाद जब सामने आती हैं तो डॉक्टर के पास जाती है। फिर डॉक्टर जब वो ठीक नहीं हो रहा होता ज़ख्म या ऐसी कोई चीज़, तो उसके बाद ज़ाहिर टेस्ट रिकमेंड करते हैं एंड देन पेशेंट को ये पता चलता है कि उसको कितनी पुरानी शुगर थी। लेकिन हमें सिम्टम्स का क्यों नहीं पता चलता? क्या हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्या हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके आज तक, या हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज ही नहीं करना चाहते? तो आज जरा इस हवाले से हम बात करेंगे शुएब, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और ज़ाहिर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल भी होगा कि क्या अगर हमें शुगर हो गई है वो ठीक हो सकती है कि नहीं? एब्सोल्युटली, ये सवाल लोगों के जहनों में होता भी है। और एट द सेम टाइम जो सोशल मीडिया पे डिफरेंट वीडियोस आ रही होती हैं कि आप ये करें तो डायबिटीज़ आपकी रिवर्स हो जाती है, कुछ मिथ्स अटैच होते हैं डायबिटीज़ के साथ, तो हम इस पर भी आज बात करेंगे। दवाइयाँ आ गई हैं अजीब जो कि डॉक्टर्स ने अक्सर प्रिस्क्राइब भी नहीं की होती, खुद से जो है वो कंपनीज बनाकर कि ये जी ये फलानी दवाई है, ये फलानी दवाई है, वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हमने देखे। और इसमें सभी एक चीज़ और भी होती है कि 3, 4, 5 डायबिटिक पेशेंट्स को आप देखें तो डिफरेंट इंसुलिन ले रहे होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की इंसुलिन भी ले रहे होते हैं। एक ही इंसुलिन किसी पर काम कर रही होती है, किसी पर काम नहीं भी कर रही होती। तो आज हम इस मौजू पर भी बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है डायबिटोलॉजिस्ट है डॉक्टर शाहिद नदीम साहब। वसीम का तजुर्बा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज के इस मौजू में हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे आपसे कि मौसम का क्या कनेक्शन होता है डायबिटीज़ से? जैसे अब मौसम है सरमा, विंटर्स का डायबिटीज़ से या डायबिटिक पेशेंट से क्या कनेक्शन होता है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल लोगों को इसकी ज़रूरत भी है जो डायबिटिक पेशेंट्स है। देखिए, विंटर में 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि समर से डिफरेंट है। ठीक है। जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती, लोग सर्दियों में ज़रा बाहर नहीं निकलते। जो पहले समर में एक्सरसाइज कर रहे होते थे, वॉक कर रहे होते थे, वो कहते हैं यार सर्दी है नहीं जाता। सही। हमारे कई पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक के, पूछ रहा होता हूँ यार अब तो वॉक कर रहे हैं ना जैसे करते थे। नहीं जी नहीं, आजकल तो सर्दी है जी, निकला ही नहीं जाता, फ्लू हो जाता है, ये होता है। एक तो ये है कि एक्सरसाइज जो है वो कम हो जाती है, वॉक कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। सर्दी में आपने देखा है एक ख़ास किस्म की सुस्ती आ जाती है वजूद में ना, सुबह के टाइम भी, अर्ली मॉर्निंग भी, इवनिंग में भी, असर के बाद भी जो है एक सुस्ती सी आ जाती है। पेशेंट्स जो हैं या आम बंदा भी बाहर निकलने को प्रेफर नहीं करता, कहता है घर में बैठा रहे, हीटर के सामने बैठा रहे और खाने को मिलता रहे। अच्छा, एक और चीज़ है कि मेटाबॉलिक रेट भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है विंटर में। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो बैठा रहना लोग पसंद करते हैं। भूख जो है वो लगती रहती है क्योंकि ज़ाहिर है बॉडी को जो है जब टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस और वो मेटाबॉलिक रेट थोड़ा क्विक करना पड़ता है कि बॉडी टेम्परेचर इक्वल हो जाए। अब उसके लिए जो है ना वो खाना पड़ता है, इंसान को भूख लगती है तो वो खाता रहता है, बैठा रहता है, और इससे फिर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती है, तो इससे जो है ना वो शुगर लेवल्स बढ़ते हैं समर के मुकाबले में शुगर लेवल। अच्छा, दूसरा ये कि कैलोरिक ब्रेकडाउन जो है या कैलोरिक यूजेज जो है वो कम हो जाता है। जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी कम है, बैठे रहे हैं, खा रहे हैं, तो कैलोरी ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि विंटर में लोगों का वेट गेन ज़्यादा होता है। जब वेट गेन ज़्यादा होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चीज़ होती है जो कि यानी इंसुलिन बन रही होती है डायबिटिक पेशेंट में, लेकिन वो काम नहीं करती। तो यही इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है विंटर में थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे टाइप 2 डायबिटिक्स हैं वो
या गैस्ट्रेशनल डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो भी टाइप के डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका शुगर लेवल बढ़ता है। Okay. तो इसमें एहतियात ये करनी चाहिए विंटर में कि आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी जो समर से या पिछले सीजन से चल रही होती उसको कंटिन्यू रखना होता ठीक है। जो डाइट कंट्रोल आपने पहले रखा होता है वो भी कंटिन्यू करना। ये नहीं कि आप खाना भूख लगे तो ज़्यादा खाना शुरू कर दिया और फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी, तो दूसरी साइड से आप एक्टिविटी कम कर रहे हैं, एक साइड से आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है बड़ी लाइफस्टाइल में जो आपका चेंज आता है उससे बेसिकली आपका शुगर लेवल ज़्यादा होना शुरू हो डेफिनेटली। जाता है। और प्लस एक और चीज़ विंटर में बढ़ाता है, स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ता है। स्ट्रेस बॉडी, बढ़ता है? हाँ, कुछ ऐसी साइकिल, क्योंकि ज़ाहिर है आपका घर में रहना, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाना, तो एक बैठे रहना, फिर आप देख रहे हैं कि टीवी पे सोशल मीडिया पे खबरें, इकोनॉमिक क्लाउडी वेदर जब है तो वो ऑटोमेटिकली वो बहुत सारे लोग, हमारे मेजॉरिटी लोग अक्सर इस बात का जिक्र कर रहे होते हैं कि वो ये वाला जो वेदर है वो उनको इम्पैक्ट कर रहा होता है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो स्ट्रेस लेवल जब जैसे ही ज़्यादा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स। अच्छा, जो कहा जाता है कि स्ट्रेस कैन कॉज डायबिटीज, और स्ट्रेस की वजह से अगर आपको डायबिटीज ऑलरेडी है तो आपका लेवल शुगर का बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे कई पेशेंट्स हमारे पास आए सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं, कोई पहले डायबिटीज़ नहीं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फौतगी हो गई, वॉलेट गुम हो गया, पैसे चोरी हो गई, एकदम स्ट्रेस शूट किया, डायबिटीज़ होगी। जैसे ही थोड़ा रिलैक्स हुए रिवर्स होगी। तो स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अच्छा, जो ज़िंदगी में बहुत सारे डॉक्टर, जेनेरिक सा क्वेश्चन है जी, लोग इतने गम में मुब्तला होते हैं, हर वक्त का स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेस रहते हैं, मतलब अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते, एंजाइटी जिनको ज़्यादा होती है, क्या उनको इस तरह की बीमारियां लगने का ज़्यादा खदशा होता है? एग्जैक्ट, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि जो लोग कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी है, पैनिक में होते हैं, उनको जो डायबिटीज़ है, क्योंकि इट्स ए हार्मोनल प्रॉब्लम ना, तो डायबिटीज़ स्ट्रेस की वजह से, और जैसे हाइपरटेंशन है, कई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं ख़वातीन में ख़ास तौर पे, तो ये स्ट्रेस की वजह से हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है स्ट्रेस की वजह के साथ। हर सेगमेंट को डायबिटीज़ उसी तरह से मुतासर करती है, जब बच्चे हों, बुजुर्ग हों, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, या कि किसी स्पेसिफिक जेंडर या स्पेसिफिक एज ग्रुप को डायबिटीज़ ज़्यादा मुतासर कर रही है? पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तान में ना आजकल जो मेरा वास्ट एक्सपीरियंस, जो पहले तो जो है ना वो सिनेरियो ज़रा डिफरेंट था। पहले फैमिली हिस्ट्री थी, जिन फैमिलीज़ में डायबिटीज़ टाइप 2 चल रही होती है उनको ज़्यादा ये करती थी इफ़ेक्ट उन पॉपुलेशन में जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, या जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे होते थे, जिनका वज़न ज़्यादा होता था, या ख़वातीन जो हैं PCOS की जो चीज़ जैसी चीज़ है अगर उसका शिकार है तो उसमें डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन आजकल बड़ा डिफरेंट चीज़ हो गई है, ख़ास तौर पे पिछले 4-5 सालों में डायबिटीज़ के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा। और हर पॉपुलेशन का जितनी भी सेगमेंट है सब में इजाफा, बच्चों में भी, ख़वातीन में भी, जो मिडिल एज है उनमें भी, और ओल्ड एजेस में भी। बच्चों में क्यों हो रहा है? देखें, बच्चे खेल भी रहे हैं, यानी उनकी फिजिकल एक्टिविटी बेहतर है, अगर बस शुगर इंटेक भी है, चॉकलेट्स, कैंडीज व्हाटएवर, बट एटलीस्ट वो घूम फिर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। स्ट्रेस भी बच्चों को उतना तो नहीं होता जितना बड़ों को होता है। सो बच्चों को डायबिटीज़ क्यों ज़्यादा हो रही है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आजकल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। देखिए, 2 तरह की डायबिटीज़ होती है जो बच्चों में देखी जाती है। एक तो टाइप 1 है, ठीक है, ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है, अपना कुव्वत मुदाफ़त निज़ामी अपने ही लबलबे के ख़िलाफ़ जो है वो हो जाता है, दुश्मन बन जाता है, और बीटा सेल्स जो हैं जो लबलबे के जो इंसुलिन बना रहे थे उसको तबाह कर देते हैं। इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ये तो एक है फैक्टर जो कि शुरू से है चल रहा। लेकिन आजकल जो बच्चों में जो केसेस आ रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं या मूडी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, उनके हैं। उसमें होता ये है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बच्चों में आजकल जो है ना मोबाइल का इस्तेमाल, गैजेट्स का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। बच्चे जो हैं वो अब जैसे उनका खेलते हैं, अब खेल जो है ना वो अब मोबाइल पे आ गई है, कंप्यूटर पे आ गई। तो बैठे रहना, फिर जंक फूड का इस्तेमाल, शुगरी फूड्स, मीठा, ठीक है ना, प्रोसेस्ड खाने, ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों में आ गई। उससे क्या हो, वेट गेन होना शुरू हो गया। बैठे रहना, कैलोरीज इनटेक करना, वजन बढ़ जाना। जब वजन बढ़ता है तो साथ ही टाइप 2 डायबिटीज़, मूडी और इस तरह की बच्चों में, और ये आजकल बहुत ज़्यादा मूडी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, ये टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जिसमें जो यंग एज में होती है, लेकिन इट्स लाइक ओल्ड एज, मतलब होती टाइप 2 डायबिटीज़ है बट इन यंगर एज। नहीं, हम बड़े खुश हो रहे थे डॉक्टर साहब कि हमारा बच्चा तो वजन गेन कर रहा है, हम बड़े हेल्दी हो रहा है। हेल्दी की डेफिनेशन ही हमें नहीं पता कि एक हेल्दी बच्चा होता क्या। हमने तो वजन ज़्यादा हो गया हेल्दी है, वजन कम हो गया
और फिर वो हेल्दी नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मेरी क्लिनिक पे कई ख़वातीन खासतौर माएँ आती हैं और कहती हैं कि जी देखें जी हमारा बच्चा जो है वो हेल्दी है, कितना देखें कितना हेल्दी है। अब मुझे पता चला तो ओवरवेट है, ठीक है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है। Exactly. तो ये जो हेल्थ का है ना, वाकई जो है ये डेफिनेशन डिफरेंट हो गई। इसका ख्याल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, खवातीन भी इस वक्त हमें देख रही हैं, अपने खवातीन के पर्सपेक्टिव से बात की, पीसीओएस तो अपनी जगह पे, प्रेगनेंसी में हम देख रहे होते हैं काफ़ी खवातीन होती हैं जिनका शुगर हाई होना शुरू हो जाता है। वैसे उनको शुगर नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में उनकी शुगर जो है वो हाई होती है। इसकी क्या रीज़न होती है? क्या उसके बाद वो सेटल हो जाती है सबकी, या फिर एक लॉन्ग टर्म उनको एहतियात की ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल। देखिए ये जो खवातीन में प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ होती है उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है। जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसका इंसिडेंस भी आजकल बढ़ गया। उसकी 2 रीज़न्स है। एक तो ये है कि मैरिटल स्ट्रेसेस बहुत होते हैं आजकल, ख़ास तौर पे ज़्यादा है। उसके अलावा कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेस होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खवातीन में होती हैं। जब स्ट्रेस और फिर हार्मोनल चेंजेस, और तीसरा फैक्टर होता है हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स। जब ये तीनों फैक्टर्स जो हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, स्ट्रेसेस प्लस हार्मोनल चेंजेस और फिर फैमिली हिस्ट्री, तो अब ये फैक्टर्स कंबाइन करते हैं तो इट विल लीड इनटू गेस्टेशनल डायबिटीज़। फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़, इन फैक्टर्स जो आजकल ये ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह ये सारा कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक दूसरा पार्ट है कि जी रिवर्स हो जाती है, यानी आप प्रेगनेंसी अगर डिलीवरी हो जाती है, सारा कुछ ठीक होता है, तो जी हाँ बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, लेकिन रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में उसी खातून को जो है जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है उसको ख़तरा होता है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। ज़रूरत है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। बिल्कुल, उसको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उसको अपनी डाइट पे, अपनी वर्जिश पे, अपनी एक्सरसाइज पे जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं ये देख रही हूँ कि अक्सर वो खवातीन इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि उनको यही बताया जाता है कि टेम्प्रेरी है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और बड़ी कम खवातीन में देखा एहतियात कर रही होती हैं ऐसे में। सो क्या इस दौरान कोई बुरा असर बच्चे के ऊपर पड़ सकता है या खातून की अपनी हेल्थ के ऊपर, और किस हद तक एहतियात इंपॉर्टेंट होती है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जी देखिए, जब गेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी तो बच्चों पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उसकी जो उनकी मेंटल ग्रोथ, उनकी फिजिकल ग्रोथ, और ओवरवेट बेबीज़ आते हैं, स्टिल बर्थ भी हो सकती है, मतलब बेबी जो है वो डेथ हो सकती है उसकी। जब बेबी उनको फिर एक ओवरवेट बेबीज़ आते हैं, फिर उनमें फिर आगे जाके उनकी लाइफ में अदर जो है और ये बड़ा कॉमन देखा गया है गेस्टेशन डायबिटीज़ में कि बच्चे का वजन बढ़ जाना, फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इन डिलीवरी, और उसके बाद भी बच्चे हम देखते हैं वो ओबीज होते हैं, ओवरवेट होते हैं, और उनके भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। उनके अदर हार्मोनल जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स उनमें बड़ा कॉमन हो जाता है, प्लस मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर बहुत ज़्यादा, मतलब मेंटल ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें उनमें हो जाती हैं। ख़वातीन में बड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी डेवलप हो जाती हैं। तो जो है ना, दोनों के लिए, खतरा माँ के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए डेंजरस होता है। जी जी। रिवर्स किस किस सूरत में डायबिटीज़ हो सकती है और हो जाती है? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आजकल बड़ी इसके बारे में मिथ्स हैं कि जी हर कोई उठ के कह रहा होता है, जैसे आपने बताया कि जी हर जगह ये कह रहे होते हैं कि जी रिवर्स हो जाएगी, ये पानी पी लें, ये खुराक खा लें। शुक्र आपने खुद कह दिया, वरना मैं कहने लगा था कि एक जगह है वहाँ पे वाकई लिखा हुआ है एक चश्मे के पानी के ऊपर कि यहाँ से पानी भर के लेकर जाएं और डायबिटीज़ का खात्मा करें। जी जा नेचुरली लोग वहाँ से लेकर आ रहे होते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह के बेस भी हैं। इस तरह भी है कि जी करेले का पानी निकाल के आप पी लें तो आप एक हफ्ता खाली पेट सुबह पिएं तो बस दूसरे हफ्ते बिल्कुल डायबिटीज़ खत्म नहीं। ऐसी बहुत ज़्यादा मिस है। वाकई नहीं होता खत्म, मैं तो इस पे बिलीव करती हूँ। डायबिटीज खत्म हो ना हो, बंदा खत्म हो जाएगा सभी। करेले के पानी से। देखिए, अच्छा अब बात ये कि जी कुछ ऐसी टाइप, जैसे मैंने कहा टाइप ऑफ डायबिटीज़ डिफरेंट है, कुछ ऐसी टाइप ऑफ डायबिटीज़ हैं जो रिवर्स हो जाती है, जैसे प्री डायबिटीज़ है, जिसको हम बॉर्डर लाइन या जो है ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहते हैं, प्री डायबिटीज़। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ये रिवर्स हो जाती है। इसके अलावा किसी और फैक्टर्स की वजह से अगर आपको डायबिटीज़ हुई है, जैसे कुछ ड्रग्स हैं ऐसी, जैसे स्टीरॉइड्स हैं, उनको लेने से भी डायबिटीज़ हो जाती है। कई कोविड के ज़माने में, कोरोना के ज़माने में कई पेशेंट्स को जब स्टीरॉइड दिए जाते हैं, जब वो उनका लंग्स इस स्टेज पे आ जाता है कि उनको स्टीरॉइड लेने पड़ते थे, तो हुआ ये कि जैसे कोविड से ठीक हुए, बाहर आए, तो डायबिटीज़, एक तो वजन हो गया स्टीरॉइड्स की वजह से, और डायबिटीज़ होगी, जो कि ये रिवर्सिबल है। प्री डायबिटीज़ भी रिवर्सिबल है, ये हो जाती है लाइफस्टाइल के साथ। ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ भी रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई, जैसे बात हुई, उसके बाद होगी रिवर्स।
लेकिन ये है कि कुछ ऐसी डायबिटीज़ है जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये रिवर्स नहीं होती। Okay. इनके बारे में बहुत आजकल जो है ना मिस बढ़े कि जी ये रिवर्स हो जाती है, फ़लाँ चीज़ खा लें, फ़लाँ चीज़ ना खाएं, इस तरह की डाइट ले लें तो रिवर्स, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, FDA, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी डाइट नहीं है, कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ को या टाइप 1 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सके। कुछ टाइप की डायबिटीज़ जैसे मैंने कहा वो रिवर्स हो जाती है। वंस यू आर ऑन इंसुलिन, तो क्या कोई ऐसा मामला होता है कि आप इंसुलिन से वापस ओरल मेडिकेशन पे आ जाते हैं या कि नहीं? वंस आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि अब आप इंसुलिन ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो फिर रिवर्सिबल अब वो मामला नहीं रहा? देखिए, मेरा 25 साल का डायबिटीज़ का एक्सपीरियंस है। बाहर भी मेरे पेशेंट्स हैं, मुल्क से बाहर भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। देखिए, मैंने इस सारे एक्सपीरियंस में एक बात नोट की है, जो बाहर के ममालिक हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूरोप कंट्री, फ्रांस है, UK है, अमेरिका है, वहाँ पे जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन नहीं दी जाती। और मेरी एक बड़ी फेमस इसमें स्टेटमेंट है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का इस्तेमाल मेडिकल गुनाह है। अच्छा। ठीक है जी। और ये यहाँ पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि इंसुलिन दे दी जाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन जो है बड़े आराम से, मेरे हज़ारों पेशेंट्स आज तक जो हैं वो इंसुलिन पे थे, उनको मैंने बड़े आराम से जो है वो ओरल मेडिकेशंस पे चेंज जो कर भी दिए। हमें सुन रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ है उनको, और वो अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो वो आराम से रिवर्स करा सकते हैं उसको कि ओरल मेडिकेशन पे आ सकते हैं, बड़े आराम से आ सकते हैं, और 1-2 दवाइयों पर सारी उम्र के लिए डायबिटीज़ फुली कंट्रोल चल सकती है। बस थोड़ी सी इसमें फॉर्मूला ये है कि 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये ट्रीटमेंट कंट्रोल डायबिटीज़ के 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक है जो है राइट मेडिकेशन, राइट डोज में, राइट टाइम पे। एक बैलेंस डाइट, कुदरती जो जितनी भी अल्लाह ताला ने डाइट दी है उसको एक बैलेंस तरीके के साथ एक ख़ास क्वांटिटी में हेल्दी डाइट लेना, एक ये चीज़। और तीसरी चीज़ है एक्टिव लाइफस्टाइल, फिज़िकल एक्टिव, रोज़ाना की बेसिस पे वॉक करें, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें। एज इजाज़त देती है तो जिम जाएं, एज इजाज़त देती है तो पार्क्स में वॉक करें, पता ग्राउंड्स को आबाद करें। घरों में बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को प्रेफर करना, ये चीज़। तो ये तीनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है, इट विल जो है आपकी इंसुलिन भी छूट सकती है अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, और आपकी किसी ना किसी भी तरह की डायबिटीज़ है, कितनी अनकंट्रोल क्यों नहीं है, इन तीनों चीज़ों की कम्बिनेशन से वो प्रॉपरली कंट्रोल हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इतने अरसे की डायबिटीज़ होती है, पता भी नहीं चल रहा होता किसी को, डॉक्टर आके ये कैसे पता लगता है कि कितनी पुरानी शुगर है? क्योंकि अक्सर डॉक्टर बता रहे होते हैं या मरीज़ आके कहते हैं जी हमारी शुगर बड़ी पुरानी है और हमें पता ही नहीं था। किस तरह इस चीज़ का पता चलता है और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं होता वो डायबिटिक होते हैं। और उसमें होता ये है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें पहले तो हम जो आइडियल सिम्टम्स हमें पता होता था, सबको पता होता है कि जब शुगर हाई होती है तो प्यास ज़्यादा लगती है, मुंह खुश्क होता है, पेशाब बार बार आता है, वज़न कम होता है, और इस तरह के जो क्लासिक सिम्टम्स हैं इसकी डायबिटीज़। लेकिन आजकल जो केसेस आ रहे हैं ख़ासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ में, उसमें सिम्टम्स होते ही नहीं, अलामात होती ही नहीं। बंदा अपने आप को हेल्दी समझता हो, मेडिकल कराने गया कि बाहर जाना है वीज़े के लिए, कोई मेडिकल कराया तो पता चलो ओए ये तो डायबिटीज़ है, या किसी वजह से कोई कैंप लगा हुआ है, कोई हेल्थ कैंप है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, या कोई भी मेडिकल कैंप है, गए जी अच्छा जी शुगर चेक कर ले, शुगर चेक की तो बहुत ज़्यादा हाई आई, यानी सिम्टम्स नहीं है और एक्सीडेंटली पता चलता है। तो उस किस्म के लोगों का फिर ये स्टेटमेंट होते हैं सर हमें तो पता ही नहीं कि कब से है, हमें तो कुछ थी ही नहीं, हम तो हेल्दी समझ रहे अपने आप को, जब चेक कराया तो पता चला। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में ख़ास तौर पे जो आजकल केसेस आ रहे हैं जो कि मोटापे की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है या फैमिली हिस्ट्री की वजह से, उनमें सिम्टम्स नहीं है। जब सिम्टम नहीं है तो पेशेंट अपने आप को हेल्दी तस्वुर करता है, हालांकि उसके अंदर शुगर हो चुकी होती है। कितने अरसे से ये हम भी नहीं बता सकते। हाँ, एक टेस्ट होता है HbA1c, वो सिर्फ हमें ये बता, जी वो HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c, वो हमें सिर्फ 3 महीने का एक एवरेज ब्लड शुगर बताता है। हम ये बता सकते हैं यहाँ 3 महीने से हुई है, यही बता सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कितने हेल्थ स्क्रीनिंग जो है देखें अब इस लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यहाँ रुझान नहीं है, जब तक कुछ हो ना जाए हम जाते नहीं है कि हम अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करवाएं। और अगर आपने प्रिवेंट करना है एक चीज़ को तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 6 मंथ्स बाद, चले साल में ईयरली स्क्रीनिंग की जो हम बात कर रहे हैं, वो लोग जिनको रिस्क ज़्यादा है ना, हाँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता है कि 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं
एक का वेट ज्यादा होता Yes. है, गेन होना शुरू हो जाता है, एक का वेट इतना कम कि वो हड्डियों का ढांचा बनते हैं, हमने लोग अपने सामने देखे हैं। सो ये क्यों होता है कि कुछ लोग वेट गेन करते हैं, कुछ लोग वेट लूज करते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दोनों टाइप 2 डायबिटिक हैं और आपका सवाल का ये कहना ये है कि दोनों टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, एक का वेट गेन ज़्यादा हो रहा होता है और एक का वेट लॉस हो रहा है। देखिए, इसमें दो तरह के ये टाइप 2 डायबिटीज़ में अंदर से कुछ लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, क्योंकि जो खा रहा होता है बंदा, उसको डाइजेस्ट करके उसके ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने के लिए ब्रेन ऑर्डर करता है पैनक्रियाज को कि यार निकालो इंसुलिन। वो ज़्यादा इंसुलिन निकाला, अब इंसुलिन क्योंकि असर नहीं कर रही, रेजिस्टेंस है, तो ब्रेन को फिर ऑर्डर जाता है कि भाई अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा और निकालो। तो ऐसे केसेस में जिनमें इंसुलिन ज़्यादा निकलती है ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसमें वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। उसमें वेट गेन ज़्यादा होता है, सिम्टम्स होते ही नहीं, वेट लॉस भी नहीं होता, वेट गेन हो रहा होता है। लेकिन जितना वेट गेन हो रहा था उतनी ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, डायबिटीज़ उतनी ज़्यादा अनकंट्रोल हो रही थी, लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं होते, पता ही नहीं होता। जो जिनका अंडर वेट होते हैं, जो या कमज़ोर होते हैं, उनमें फैक्टर जो है वो डिफरेंट होता है। उनमें कि बॉडी कम इंसुलिन बना रही होती है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है, लेकिन उनका पैनक्रियाज या जो बीटा सेल्स हैं वो इतने ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते, उतनी इंसुलिन या डिमांड सप्लाई के होते उतनी नहीं बनी होती जितना वो कैलोरिक इंटेक कर रहे होते हैं, जितना ग्लूकोज ले रहे होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उतनी इंसुलिन नहीं बनी, तो वो क्या करते हैं, उनका फिर वेट लॉस होता है। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें फिर इसमें भी जो पहला वाला केस था कि वेट गेन होता है, उसमें मार्केट में एक इंजेक्शन आया हुआ है, आई वोंट टेक द नेम, लेकिन जिनका वेट गेन हो रहा होता है, जो इंसुलिन पे होता है, डॉक्टर एक और इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि आई थिंक 1-2 हफ्ते में एक दफ़ा लगता है कि उससे आपका वेट कम होता है। ये रिकमेंडेड होता है? जी देखिए, वेट लॉस के लिए कई मेडिकेशन हैं, इंजेक्शन भी हैं, कई और मेडिकेशन भी हैं जिनका वो होता है, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट। ये नहीं होता कि जी आप फलाने ने लगाया था तो मैंने आई हर्ड के स्पेशली इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से कि एक फैशन बन चुका है वो इंजेक्शन लगवाना कि जिससे आपका वेट रिड्यूस होता है, जो ओवरवेट हो रहे हैं वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं और उससे आपका वजन गिर रहा है। डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे कंफ्यूज सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के कि फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि शुगर लेवल ड्रॉप हुआ है, शुगर लेवल आपका बढ़ गया है, वो सिम्टम ऐसा था, और फॉर एग्जांपल आपका शुगर लेवल ड्रॉप हुआ, आप समझे कि नहीं हाई था और आपने इंसुलिन लगा ली, काम और ख़राब हो गया। आपके शुगर लेवल हाई था, आप समझे लो है, आपने चीनी डाल के शरबत बना के पी लिया और हाई हो गया, मसला हो गया। कंफ्यूज सिम्टम्स जिनको देखते हुए जब तक आप टेस्ट ना कर लें पहले, तब तक आपको कुछ और नहीं करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन को बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, इसमें कंफ्यूजिंग जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो ये होता है कि देखिए पेशेंट को ना थोड़ी वीकनेस फील होती है। ओके। जब वीकनेस फील होती है, उसमें डिजीनेस भी होती है, पेशेंट को थोड़ा सा भूख भी लग रही होती है और पेशेंट वीक फील कर रहा होता है और चाहता है कि कुछ खा ले। अब ये एक कंफ्यूजिंग सिम्टम्स है। लोग समझते हैं कि मेरी शुगर लेवल चक्कर आए हैं, मुझे वीकनेस फील हो रही है, हल्का सा मुझे पसीना आया है, मुझे नज़र आना थोड़ा कम हो गया है और मुझे भूख सी लग रही है, तो मेरा शुगर लेवल डाउन हुआ होगा। तो क्या करते हैं कि वो चीनी मिला के पी ली, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, कुछ खा लिया। हालांकि यही सिम्टम हाई लेवल में भी होता है। क्यों हाई लेवल में होता है? क्योंकि सेल्स में ग्लूकोज एंटर नहीं हो रहा होता डायबिटीज में। क्रेविंग हो रही है इसलिए। जी, तो वो जब सेल्स में जब ग्लूकोज जा नहीं रहा तो सेल भूखा है, ब्रेन को यही फीडबैक मिल रहा है कि मैं तो भूखा हूँ, तो वो फिर आपको भूख लगा रहा है, लेकिन वो भूख लग रही है शुगर लेवल हाई होने की वजह से, क्योंकि ग्लूकोज सारा सर्कुलेट कर रहा है, सेल्स में नहीं जा रहा। तो इस वजह से भूख लग रही है। पेशेंट समझ रहा है कि नहीं वो ये तो मैं लो हो रहा है। जी, क्या किया जाए फिर ऐसी सूरत? अच्छा, दूसरा ये कि इसी में लो हाइपोग्लाइसीमिया भी बड़ा खतरनाक इमरजेंसी है डायबिटीज़ में, जिसकी वजह से जिनमें शुगर लेवल लो हो जाता है। उसमें भी सिम्टम नहीं होते, भूख लगती है, हल्का सा पसीना आता है, कमज़ोरी फील होती है, जो है वो कभी कभी डिजीनेस होती है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, उठने का, उसमें भी हाइपोग्लाइस। अब उसमें पेशेंट समझता है कि जी वो मेरा तो हाई चल रहा है, बिल्कुल, तो वो इंसुलिन ज़्यादा लगा लेता है या दवाई और ले लेता है, वो और ज़्यादा डाउन हो जाती है, इट विल लीड इनटू अ इमरजेंसी। ठीक है, तो ये अब किया क्या जाए? आपका अगला क्वेश्चन है कि इसमें किया क्या जाए। देखिए, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, शुगर लेवल चेक करें। जो ग्लूकोमीटर आजकल हर घर में होता है, डायबिटिक नहीं भी है तब भी उन्होंने रखे होता है, यार चलो जो हेल्थ कॉन्शियस है ग्लूकोमीटर रख लें, एक फैशन बन गया। तो ग्लूकोमीटर को काम में लाएं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करें। जो डायबिटिक पेशेंट है खासतौर पर उनके लिए, कि आप अपने लेवल्स चेक करते रहा करें। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम हुआ है तो चेक ग्लूकोमीटर के बाद आप जो लेवल है उसके मुताबिक अपने डॉक्टर से मशवरा करें, बिल्कुल आप उसके मुताबिक आपको ले सकते हैं। तो मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। सही बात है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वैसे तो इतना वसी टॉपिक है, जितने सवाल जहन में आ रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हम इतने से वक्त में इतना साइज को कवर कर सकते हैं। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहीं खुश आमदीद। एक बहुत अहम मौजू लेकर आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौजू है कि आपका घर, उसका इंटीरियर ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपकी लाइफ रूटीन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, वही घर जहाँ पर बच्चे भी हैं, उनका रूम वो अगर आपने डिज़ाइन नहीं किया, एस्थेटिकली डिज़ाइन नहीं किया, तो उसकी वजह से बच्चे कितने डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आपने एक अच्छा डिज़ाइन किया तो उससे बच्चों की पर्सनालिटी कितनी ग्रूम हो सकती है। समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि अच्छा फर्नीचर पुराना हो गया, आप बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? कोशिश करते हैं आप नया फर्नीचर लें, लेकिन जेब पे भारी पड़ता है, फिर आप क्या करें? अच्छा, समटाइम स्पेस कम होती है आपके पास, आप कहते हैं स्पेस कम है लेकिन मुझे यहाँ पे बेड भी चाहिए, मुझे यहाँ पे टेबल भी चाहिए, सब एक कुछ कमरे चाहिए। के अंदर मुझे स्टडी टेबल भी चाहिए, उसके बाद बेड भी चाहिए, आपकी वार्डरोब भी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो कमरा ऐसा लगना शुरू हो जाए जैसे खिचड़ी पक। हाँ, दरवाजे से आप डायरेक्ट जंप मारते बेड के ऊपर, बेड के ऊपर है, स्पेस नहीं बच रही होती। तो आज हम बात करेंगे कि स्पेसेस को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड सबसे मजे की बात जो हम होता है ना, कोई इवेंट आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले चीज़ माइंड में आ रही होती है कि चले जी नई चीज़ जाके खरीद लेते हैं। पुरानी चीज़ों को फिर समझ नहीं आती हम क्या करें, या हम किसी को दे देते हैं, या फिर हम उनको कोड़ी के क्या होता है, कोड़ी के दाम हम उसको बेच देते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें एक नुकसान भी होता है। और काफ़ी सारे लोग ये कह रहे होते हैं जी हमारी ये दादा दादी या किसी मतलब पुराने ज़माने से पूरी एक चीज़ चलती आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली वो आज के दौर के लिहाज से उसका मॉडर्न नहीं दिखती। तो उस फर्नीचर को आप किस तरह से मॉडर्न बना सकते हैं, तो आज के सेगमेंट में हम इस सवाल एब्सोल्युटली। और जिस कमरे में खिड़की ना हो वो क्या करें, आज हम इस मौजू पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बहुत मशहूर इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अमरीन ज़ारा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कराची से आई हैं इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। पहले तो बताएं कि मौसम में कितना फ़र्क है कराची और इस्लामाबाद के मौसम है ज़बरदस्त फ़र्क है मुझे, लेकिन मज़ा आया। रास्ते में मुझे लग रहा था कि कब सूरज निकलेगा। ओके। लेकिन ये कि आई एम एन अर्ली बर्ड, सुबह में वहाँ पे भी हम लोग जल्दी उठे हुए होते हैं फजर के बाद से। इट्स ओके यार। ग्रेट। अच्छा, जनरली जब आप किसी स्पेस को देखती हैं, फॉर एग्जांपल आप एज अ गेस्ट कहीं जा रही हैं, ज़रा आप यू बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर, तो आपकी पहले नज़र होती है आप आसपास के इन्वायरमेंट पे, अच्छा दीवार, अच्छा उसका कर्टन, उसका फर्नीचर। सो आपने जनरली पाकिस्तान के घरों में कौन से ऐसी गलतियाँ देखी हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो कि आप फ़ौरन पिन पॉइंट कर सकती हैं कि हम डिज़ाइन करते हुए ये भी गलती कर रहे हैं, ये भी गलती कर रहे हैं और ये भी गलती कर रहे हैं? आप हमारे सेट को पूछने लगे क्या कहीं भी जाती है आप क्या पॉइंट आउट कर रही होती है, तो मैं यहाँ बैठी तो भी सोच रही थी कि कैसे कि हमारे सेट को भी जज कर रही होगी। अच्छा, ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गलती होती है कलर्स को लेकर। ओके। हम लोग कलर स्टडी नहीं करते, कलर्स की एनर्जी बहुत होती है। मैं जो अभी जहाँ जहाँ डिज़ाइन करने जाती हूँ ना, तो लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, एक वॉल को बहुत डार्क कलर दे देते हैं। वो ये नहीं देखते कि रूम छोटा है, उस कलर, अब वो लगता है वॉल सबसे पहले, जैसे आप एंटर होंगे ना तो आपको सबसे पहले चीज़ क्या नज़र आ रही है, फर्नीचर बाद में नज़र आएगा, बहुत वो वॉल पहले नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो स्पेस जितनी छोटी है, आपको सराउंडिंग की वॉल्स को बहुत सब्चल लाइट कलर्स देने चाहिए। इवन अगर आपने इसमें वार्डरोब्स बनाए हुए इन वॉल्स के अंदर, उनको भी उन्हीं कलर में मर्ज कर दें, ठीक है ना। तो उससे होगा बहुत स्पेशियस लुक आ जाएगी। फिर जैसे आपने कहा फर्नीचर क्लटर नहीं होना चाहिए, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी होती है वो स्पेस मैनेजमेंट है। चीज़ें मैनेज हो, अपनी जगह पे हो, जगह छोटी होने के बावजूद स्पेशियस लग रही है, कलर्स आपके मूड पे इफेक्ट कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह है। अगर आपका डाइनिंग एरिया है वहाँ पे बहुत अच्छे रिफ्रेशिंग कलर्स होने चाहिए। अगर आपका बेडरूम है वहाँ सूदिंग कलर्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आप किस एरिया पे काम कर रहे हैं। तो कलर्स के ऊपर हमारे यहाँ, और एक स्पेस मैनेजमेंट, जैसे आपने बहुत सारे लोगों के घर में देखा होगा डेकोर की दुकान खोल देते हैं, ठीक है ना। तो उनको लगता है बहुत सारे डेकोरेशन पीस रखने से जगह अच्छी लग रही है, क्योंकि वो पहले घर नहीं देखते, हाँ, वो सीधा शॉप पे जाके डेकोरेशन पीस देखते हैं। पहले डेकोरेशन पीस खरीदा जाता है, हाँ, फिर सोचते हैं रखना कहाँ है, फिर मुख्तलिफ जगह पे रख दिया जाता है, और फिर अक्सर बार पैसे ज़ाया हो जाते हैं। पैसे ज़ाया होते हैं। अच्छा, हम मैगजीन्स में भी देखते हैं ना कि हमें फर्नीचर बहुत अच्छा लग रहा है, फर्नीचर सिंपल है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, उसके पीछे की वॉल उस थीम के हिसाब से, उसका डेकोर किसके हिसाब से, उसमें वो हाईलाइट होता है, वो खूबसूरत लग रहा है। आप उस बेड को उठा के घर पे ले आए, आप कहते हैं ये चीज़ वहाँ पे तो इतनी अच्छी लग रही थी, यहाँ क्यों नहीं लग रही है ना। फिर आप क्या करते हैं, दूसरी गलतियाँ करते हैं कि हम मज़ीद उसमें डेकोरेशन भरना शुरू कर देते हैं। तो हम जो अवेयरनेस देते हैं ना, वो यही देते हैं कि आप फर्नीचर ख़रीदते हुए सबसे पहले अपने रूम का मेकअप करें, ठीक है ना, उसके हिसाब से फर्नीचर डालें। अगर आपको ऑलरेडी फर्नीचर है, जैसे आपने कहा कि बहुत कीमती पुराना फर्नीचर है, चिन्योटी सेट बहुत महंगे होते हैं, और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं, हमारे चिन्योटी सेट लाखों रुपए के अब ज़ाया हो गए, और अब अगर हम बेचने भी जा रहे हैं तो उसका कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम उसको मेक ओवर करते हैं, ठीक है। और हम मेक ओवर करते हुए उनको यही अवेयरनेस देते हैं कि रूम मेकअप पहले कराएं,
वो चीज़ खुद ब खुद खूबसूरत लगेगी। एक सिंपल बेड भी अच्छा लगेगा अगर आपकी वॉल्स, आपके सराउंडिंग्स उसके हिसाब से, तो वो चीज़ खुद ब खुद खूबसूरत लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब ये जो पुराना फर्नीचर, आप किस तरह की, वही वाली चीज़ें ना, नई चीज़ें खरीदने हम भाग रहे होते हैं। हाँ। क्या पुराने से पुराना फर्नीचर जो हम कह रहे होते हैं ना, मेरी अम्मी के जहेज़ का ही चले, मेरी दादी के जहेज़ का, जो आज के दौर के मुताबिक नहीं लग रहा होता, क्या उसको नया जैसा बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप पहचानेंगी नहीं उसको कि कैसा फर्नीचर है। मैंने होंगे ज़्यादा। हाँ बिल्कुल नहीं, पैसे देखें, अगर मैं एक नया फर्नीचर खरीदने जाऊंगी ऑब्वियसली उसकी प्राइस में, अगर मैं उसकी 3/4 या हाफ में करके पूरा रूम मेकओवर कर दूं तो कितनी जबरदस्त हमारे पास फर्नीचर, पूरा रूम मेकओवर हो रहा है ना, ठीक है ना। फिर हमारे यहाँ दूसरी बड़ी गलती होती है स्विच बोर्ड की, कि जब हम घर डिज़ाइन कर रहे हैं, कमरा डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो बगैर देखे स्विच बोर्ड बन जाते हैं, ठीक है ना। अब जब अंदर एंटर होंगे तो हम जिस वॉल पे काम कर रहे हैं वहाँ एक अगली सा स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो स्विच बोर्ड कहाँ लगाने, किस तरह उन्हें मैनेज करना है, टीवी की केबल्स को कैसे मैनेज करना है, वो ना लटक रही हो, इधर से ना हो, ये बहुत बेसिक है जो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं। वॉल में सीपेज तो नहीं है, हम कलर कर दें, उसके बाद टेम्प्रेरी वो हो, उसके बाद फिर वही हाल हुआ वो। तो बहुत सारी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उस जगह को देखते हैं, फिर उसके हिसाब से मीटिंग्स रखते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम उन्हें अवेयरनेस देते हैं कि ना आप इस तरह आप हम पे ट्रस्ट करके देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इधर उधर का देख कर ना हमारा कमरा वैसा बना दें। ये गलती होती है। नहीं, आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाएं, अपनी पर्सनालिटी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट आपकी हो ही ना, जो किसी और के घर में जाके कमरा आपने देखा है। अच्छा, इसमें आपने बात सीपेज की भी की, क्या ऐसे भी क्लाइंट्स जो कांटेक्ट करते हैं आपसे कि चूंकि हमारे इस रूम में या ड्राइंग रूम में या लाउंज में किसी एक दीवार पे, या इवन समटाइम्स होता है कि जो वॉशरूम के साथ वाली दीवार होती है उसमें सीपेज हो जाती है, तो उसके लिए आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि अब तो मार्केट में बड़े नए नए किस्म के वॉलपेपर्स भी आ गए हैं जो कि सीपेज वाली वॉल्स पे लगाए जाते हैं, क्या उनका रिजल्ट है? थोड़ा सा गाइड कर सकें अगर। नहीं, हमारी पूरी टीम है जो इस पर काम करती है। मेरी टीम में प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, मतलब मेरी पूरी टीम है। तो हम लोग जब काम करते हैं, वॉलपेपर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उसके लिए वॉल ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो वॉलपेपर जो होंगे ना, वो टेम्प्रेरी 6 मंथ चल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे, उनमें ज़रूर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा सजेशन है, आप बहुत ज़्यादा वॉलपेपर पे ना जाएं, आप वॉल आर्ट पे चले जाएं, आप पेंट करवाएं वॉल पे, वॉल कलर्स लें और उसमें एब्स्ट्रैक्ट पे चले जाएं, वो वॉलपेपर से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल सही बात है। टेक्सचर बनवा लें, मतलब उसमें सीपेज भी कवर हो जाती है। सीपेज कवर हो जाती है आराम से, सीपेज हो जाती है, टेक्सचर्स बन जाते हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिविटी लगती है। तो अच्छा है, कम पैसों में ज़्यादा अच्छा काम। अदरवाइज वॉलपेपर्स या वॉल पैनल्स वो एक अलग खर्चा, और जिस तरह आपने कहा कि वो 6 महीने से ऊपर चलते भी नहीं है, तो अच्छा खासा महंगा खर्चा होता है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा अमीन साहब, अब जब भी आप घर बना रहे हो, घर डेकोरेट कर रहे होते हैं किसी भी तरह से, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि हम वैसे कर रहे होते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? कोई टॉप 3 जो कि आप एंटर होते साथ ही पिन पॉइंट कर सकते हो? अगर आप शुरू से अपना घर बनवा रहे हैं ना, तो वेंटिलेशन का उसमें सबसे पहले ख्याल रखें। सनलाइट और वेंटिलेशन ये हमारी हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑलरेडी आपका घर बन चुका है तो आप उसमें लाइटनिंग इफेक्ट इस तरह के रखें कि एक घर में एक रोशनी हो, क्योंकि रोशनी जो है ना वो आपका डिप्रेशन को कम करती है, ठीक है ना। तो वेंटिलेशन होना, रोशनी होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम लोग नहीं रियलाइज़ करते कि पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए कि सूरज है हमारे, ठीक है ना। फिर इंडोर प्लांट्स एक्सीलेंट चीज़ है, आपके यहाँ इंडोर प्लांट्स होने चाहिए। आर्टिफिशियल प्लांट्स को निकालें अपनी लाइफ से, इंडोर प्लांट्स लाएं। आर्टिफिशियल तो हर चीज़ निकालनी चाहिए, चाहे प्लांट्स हो चाहे लोग हो। बिल्कुल, तो इंडोर प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं, और इंडोर प्लांट्स की इतनी ज़्यादा हमें केयर भी नहीं करनी होती कि बहुत ज़्यादा उनको वो देखना है। लेकिन पता है उसका सबसे अच्छा इफेक्ट ये होता है कि आपको नहीं पता होता, वो आपको इतना अच्छा बूस्ट ऑफ ऑक्सीजन दे रहा होता है जो आपके मूड पे, आपकी सराउंडिंग को, सबको जो है ना इफेक्ट कर रहा है। तो मेरे लिहाज से वेंटिलेशन होना, इंडोर प्लांट्स होना, सनलाइट होना और स्पेस मैनेजमेंट, कि आपकी चीज़ें कम हैं मगर वो तरीके से रखेंगे। और रोज़ाना के जब आप यानी काम कर रहे हैं ना, तो आपको ये नहीं करना पड़ा कि अब मुझे अपने रूम को सही रखना है तो जल्दी मैं नहीं, ऐसी स्पेस मैनेजमेंट हो कि तरीके से हर चीज़ मैनेज हो। आपको रोज़ काम करना है तो आपकी रोज़ चीज़ें इस्तेमाल भी हो रही हैं, वापस मैनेज भी हो रही है। ये 3 चीज़ें अगर आपके रूम में, आपका कमरा सबसे खूबसूरत। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अब वैसे जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी कि AI की भी हेल्प ली जा रही होती है कि कैसे आप अपने रूम के पिक्चर एंड देन आप उधर अपलोड करते हैं, AI का जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ के टूल इस्तेमाल करें, एंड देन AI आपको पूरा रूम इंटीरियर करके कि आपका कैसे डिज़ाइनिंग हो, और फिर लोग उसी तरह से चीज़ें ला के अपने रूम को डेकोरेट भी कर रहे हैं।
आप कैसे देखती हैं, क्या ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ये जो जिद्दत है, ये फ़ायदेमंद है? पैसे बच जाते हैं कितने? बहुत बहुत अच्छा है। हमें हर नई टेक्नोलॉजी को ओन करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही आ रही है ना। तो अगर आपको अवेयरनेस इस तरह से आ रही है कि आपने अपने कमरे में बहुत डार्क वॉल बना दी थी, बहुत ज़्यादा, उससे आपका रूम बहुत कंजस्टेड हो रहा है, एनर्जी बहुत क्लॉग लग रही है, और आपने एआई के ऊपर देखा, उसने आपको बताया कि रूम्स की वॉल्स कैसे होनी चाहिए, ये सब कैसे होना चाहिए, आपको मतलब उसमें ये बेनिफिट होता है कि आप अपने रूम को एक नई लुक में ऑलरेडी देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपको अच्छा लगेगा ना कि हाँ मेरा रूम इस लिहाज से हो जाए और मेरा ही रूम इस तरह दिख रहा है, तो कितना अच्छा है। इट्स बिकॉज जब आप 3D बनवाते हैं कि हमें एक लुक दें, एक तो आइडिया की अलग बात होती है कि आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, एंड देन आप जब 3D बनवाते हैं तो उसकी एक अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा, एंड देन आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप जा क्योंकि रहे हैं। जैसे अभी हमने बनाया है स्टूडियो रूम्स के 3D मॉडल्स बनाए, तो स्टूडियो रूम में ही हमने इतनी कैपेसिटी दिखाई है कि वो लग ही नहीं रहा स्टूडियो रूम में। उसमें एक प्राइवेसी भी है बेड की, उसमें हमने जो बीच में पार्टीशन लगाया है वो भी हमने इसको स्टोरेज भी किया, उसको डेकोर भी किया। परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसेस है ना। इतनी बातें तो हो रही हैं अमरीन साहबा, लेकिन आपका काम जो कि हमने देखा, तो हम चाहते हैं नाज़रीन को भी हम दिखाएं कि किस तरह वो डिज़ाइन करती हैं, किन रंगों का इस्तेमाल करती हैं, किस तरह से उनका काम मुनफरद है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। काम दिखाया मैंने साहब। अच्छा, इस माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम, रंग बड़े प्यारे आपने इस्तेमाल किए, जिस तरह आप इससे पहले जिक्र भी कर रही थी कि रंगों का भी बड़ा एक इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी पर। जो हम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस की बात करते हैं, छोटा कमरा है, वहाँ पे आपने जब बेड रख दिया या एक वार्डरोब है, उसके बाद आपको स्पेस नहीं बचती। आजकल हम वीडियोस देख रहे होते हैं कि दीवार होती है, उसमें पता ही नहीं चलता कि वहाँ से ऐसे आप खोलेंगे पूरी टेबल्स, वर्क स्टेशन, फोल्डेबल या सो उस पर आपने काम भी चूंकि बहुत किया है। थोड़ा सा बताएं कि उसकी क्या यूटिलाइजेशन होती है और किस तरह से आप उस पर काम करते हैं। जैसे मैंने अपना वर्क स्टेशन जो बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि सामने से फ्रंट पे वो पेंटिंग है, और बहुत बड़ी पेंटिंग है, क्योंकि आप जब अपना रूम कोई भी रूम आप डेकोर करते हो, आपकी सबसे प्रायोरिटी होती है हम एक अच्छा आर्ट पीस लगाएं, ठीक है ना। अब वो आर्ट पीस ने एक वॉल को तो बहुत खूबसूरत बना दिया, लेकिन मेरा ये आइडिया है कि इस आर्ट के पीस के पीछे एक और क्रिएटिविटी भी है कि ये एक वर्क स्टेशन है, ठीक है ना। सामने से आने वाले गेस्ट को लगेगा कि वो आर्ट पीस है, लेकिन जब आप उसको खोलेंगे तो वो आपकी स्टोरेज भी है, बुक्स की, स्टेशनरी की, प्लस आपने उसको खोला तो अब आपका वर्क स्टेशन बन गया, क्योंकि अब आपका ज़्यादातर काम स्क्रीन का होता है, ठीक है ना। लैपटॉप है, आपने अपनी चीज़ें वहाँ सेट कर दी। इसमें हमने केबल्स का भी अरेंजमेंट किया हुआ है कि अंदर से चार्जेस वगैरह भी आप लगा सकते हैं, वहीं चार्ज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये आपका कंप्लीट वर्क स्टेशन। जैसे गेस्ट आपने बंद कर दिया। हाँ, जैसे गेस्ट या आपने बस काम कर रहे हो उस टाइम आप नहीं कर, बट ऑब्वियसली देखिए आप जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं ना कि एडवांसमेंट आ गए, तो मल्टीपर्पज फर्नीचर इसका बहुत ज़्यादा रुझान आ गया है। बिल्कुल। तो अब हमें, जब हम हर चीज़ मॉडर्न की बात करते हैं, तो हमें फर्नीचर भी मॉडर्न इस्तेमाल करना चाहिए, तो स्पेस जो है वो बचे। के मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है, और हम जितनी टिप्स जो थी आप सबसे शेयर कर सकते थे, हमने पूरी कोशिश की वो शेयर करें। नाज़रीन रहिए हमारे साथ, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल अगर हम किसी गैदरिंग में बैठे हों, फॉर एग्जांपल फैमिली गैदरिंग है, और उसमें बच्चे जो कि कॉलेज के हों या यूनिवर्सिटी लाइफ में जा रहे हों या यूनिवर्सिटी लाइफ में हों, कोई डिग्री कर रहे हों, और आप उनसे पूछें व्हाट यू वांना बी, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं, तो मेजॉरिटी का जवाब एक सा होता है, हम बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा, चाहे वो डिग्री के पर्सपेक्टिव से हो, वो चाहे सेटल होने के पर्सपेक्टिव से हो, जनरली हम ये देख रहे हैं कि हमारे नौजवान, हमारे जो बच्चे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, जर्मनी, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ज़रूर जाना चाहिए, आप बाहर का एक्सपोजर अपना होता है, आप जाएँ, पढ़ें, बट वापस आके पाकिस्तान में सर्व करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम ये इतना ट्रेंड क्यों है? इज़ इट अ ट्रेंड और अ फैशन और अ रिक्वायरमेंट कि बस बाहर जाना है? तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर हैं सैयद दानियाल काज़मी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। कि आपने भी आसपास यही माहौल देखा कि जनरली इस सवाल के जवाब में बच्चे यही राय रखते हैं, बस बाहर जाना है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
एंड ये तो अभी इतना ज़्यादा प्रेवेलेंट हो चुका है शुएब कि इट इज़ नाउ कंसर्निंग। और देखें ह्यूमन कैपिटल हमेशा माइग्रेट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली ह्यूमन माइग्रेशन होती है, ऑन बेसिस ऑफ स्किल्स होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इट इज़ फ्यूल्ड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ टैलेंट अब्रॉड, बट इट इज़ फ्यूल्ड बाय डिस्पेयर। ये कंसर्निंग बात है कि मायूसी की वजह से लोग जा रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि बाहर टैलेंट की कमी है तो हम उस टैलेंट गैप को फिल कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो फ्यूलिंग है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्पेयर इन आवर सोसाइटी कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। सो दैट इज़ वेयर वी नीड टू चेंज द नैरेटिव, वी हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव कि बिल्कुल आपने जैसे फरमाया कि बाहर जाने में कोई कबाहत नहीं है। आई माई सेल्फ वेंट अब्रॉड, मैंने बाहर से स्टडी की और मैं बट आई चोज़ टू रिटर्न टू पाकिस्तान। ये एलिमेंट मिसिंग है जो फ्यूल हो रहा है बिकॉज ऑफ डिस्पेयर। इसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हम अच्छा ये घर से भी एक चीज़ शुरू होती है कि हमारे घर में जब बच्चे चले पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से तो अपनी जगह पे, लेकिन पढ़ाई इसलिए कर रहे होते हैं कि बाहर जाना है और बस पैसा कमाना है और फैमिली को सेटल करना है, लेकिन अपने मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा होता कि किस तरह से आपने बाहर जाना है, आप पढ़ें, अच्छी तालीम भी हासिल करें, अच्छी स्किल्स आप सीखें, वो स्किल्स सीख कर आप वापस आएँ, आप अपने मुल्क को सर्व करें। आपकी ज़रूरत आपके मुल्क को भी है, ताकि अगर कोई डॉक्टर है, अगर बाहर से कुछ सीख के आया हुआ है तो यहाँ से पाकिस्तान से इलाज करवाने के लिए किसी को दूसरे मुल्क ना जाना पड़े, बल्कि दूसरे मुल्क से सीखे हुए डॉक्टर अपने ही पाकिस्तान के शहरी हो, पाकिस्तान में मौजूद हो और लोगों को अच्छा जो है वो सर्व करें हो। दानियल, आपने कितना इस चीज़ को देखा है कि घर के अंदर ये रुझान होता है, ये ट्रेंड होता है बच्चे के माइंड में, क्योंकि अब हम हर चीज़ यंगस्टर्स को इस पर ब्लेम नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स सबसे पहले आपके माइंड में ये बात डाल रहे होते हैं कि बच्चे तू ये कर ले, तूने बाहर जाके सेटल होना है, ठीक है, और फिर फलाने भाई को भी बुलाना है। देखिए मैं 100% इस चीज़ से इसलिए एग्री करता हूँ बिकॉज़ मेरी अपनी जो पर्सनल जर्नी है मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ आपके इस क्वेश्चन से। देखिए माय फादर इज़ अ डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर। अगर मुझे मेरी अपब्रिंगिंग में पैट्रियटिज़म ना मिली होती और मैंने भी सुबह शाम सिर्फ ये सुना होता कि आई हैव टू गो और मैंने वापस नहीं आना, मैंने सिर्फ पाकिस्तान पैसे भेजने हैं और बाद में यहाँ पे आके दफन होना है, अगर मेरी अपब्रिंगिंग ये होती तो यकीनन आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर और हम ये डिस्कशन ना कर रहे होते। सो 100% इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, इट स्टार्ट्स एट होम, इट स्टार्ट्स इन द लार्जर फैमिली, इट स्टार्ट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मेरे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू हैव टीचर्स एंड मेंटर्स जिन्होंने हमेशा ये बताया कि पाकिस्तान को हमने ओन करना है। देखिए पैट्रियटिज़म इज़ नॉट एन इमोशन ओनली, इट्स अ कॉल टू एक्शन। हमारा दावा कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, क्या उसे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाना है या आर वी एक्चुअली प्रैक्टिकली डूइंग समथिंग? व्हाई आर वी सो रिएक्टिव कि पाकिस्तान के लिए हमने कंट्रीब्यूशन के अंदर हम वी आर सो रिएक्टिव, हमारा उसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिकलिटी में अगर आप जाइए तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाना है, स्टेटस लगा दिया, झंडा लगा दिया एंड दैट इज़ इट। हमारी गलियों में जो कूड़ा पड़ा है भाई, हम इस्तिताअत रखते हैं कि वो हम खुद उसको साफ कर दें। सही बात है। Whatever we can do for Pakistan, are we doing it? That is the question. Second question जो मैं अपनी सोशल गैदरिंग्स में ज़रूर स्पेशली यंगस्टर्स से पूछता हूँ कि आखिर वो कौन सी जनरेशन है जिसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कुर्बान करना है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर और नेशनल इंटरेस्ट की खातिर नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन करनी है। कोई एक जनरेशन तो होगी जिसने ये फैसला करना है कि वी आर गोइंग टू स्टे इन पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान एंड वी विल सक्सीड इन पाकिस्तान। एंड आई जस्ट होप दैट वो जनरेशन शायद मेरी और आपकी हो और हमारे जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान में रहें। देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है वो तरबियत वाला फैक्टर, वो चाहे पेरेंट्स की तरफ से आए, वो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आए, एक पूरा माहौल बने। जो पर्सनल इंटरेस्ट की आपने बात की, यही एक अमूमी राय पेरेंट्स की भी होती है कि नहीं फिर वो क्या करे, वो मुस्तकबिल के बाद ना सोचे, वो यहाँ पे क्या करेगा, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। चूँकि ज़रा एक पॉपुलेशन के फैक्टर को समझते हुए हम ये बात भी करते हैं कि चूँकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसकी वजह से हम देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो इसलिए भी लोग कहते हैं कि हम बाहर जाएंगे। तो पेरेंट्स का तो बड़ा अहम रोल है इसमें। बिल्कुल ठीक। देखिए इसके भी दो पहलू हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि जॉब्स पैदा करना किसका काम है? इज़ इट जस्ट द गवर्नमेंट या इज़ इट द प्राइवेट सेक्टर? अगर सब यहाँ से चले जाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप कौन करेगा? जॉब्स क्रिएट कैसे होंगी? आई एम नॉट अगेंस्ट माइग्रेशन बट आई एम अगेंस्ट द फैक्ट कि पीपल डिफेंडेड और जस्टिफाइड कि इसमें कोई कबाहत है ही नहीं। देखिए
अगर आप आज सिर्फ गूगल स्कॉलर पर चले जाइए और सिर्फ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रेन ड्रेन पे देखिए तो चंद 100 में नहीं, हज़ारों में पब्लिश्ड आर्टिकल्स मिलेंगे जो हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन पे बात करते हैं। सो ये ब्रेन ड्रेन हमने रोकना है, और उसको रोका कैसे जा सकता है? वी हैव टू कन्विंस आवर ह्यूमन कैपिटल दैट यू हैव टू sacrifice and stay in पाकिस्तान, because पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक बात हम और भी करते हैं, और बहुत से लोग इस पर राय रखते हैं कि पाकिस्तान की अगेन पॉपुलेशन को देखते हुए कि हमें तो अपना HR एक्सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज बहुत से मुल्कों में स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये डिफरेंस है ना, एक है ब्रेन ड्रेन और एक है हम स्किल्ड लेबर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उससे ज़रा मुबादला पाकिस्तान आ रहा है। सो हमें अंडरस्टैंड भी करना है कि अच्छा नहीं, इट शुडंट बी अ ब्रेन ड्रेन, बट हाँ स्किल के साथ अगर कोई बाहर जाएगा काम करेगा तो एक तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप स्किल्ड तौर पर बाहर जा रहे हैं। अदरवाइज तो फिर मसला होता है कि आप बाहर चले तो जाते हैं, करना क्या पता ही नहीं होता, आता नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बट देन अगेन माय क्वेश्चन वुड बी कि अगर हमारे घर में एक स्किल्ड लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है और बाहर तो फिर भी काम चल रहा है भाई, आई हैव लिव्ड देयर, आप ना भी जाएं तो दे आर सॉर्टेड आउट, हु इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन पाकिस्तान देन? नहीं लेकिन वो स्किल्ड लेबर फॉर एग्जांपल, इसमें मैं थोड़ा इख्तलाफ रखता हूँ आपसे इस बारे में कि अगर अगेन मैं बार बार पॉपुलेशन की बात करूँ, क्योंकि अगर स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा हो पाकिस्तान में, ठीक है रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में, बट स्टिल अगर बहुत ज़्यादा हो तो हम उसको कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे? तो अगर हम बाहर भेज रहे हैं उन मुल्कों में स्पेशली जहाँ पर रिक्वायरमेंट है और ज़रा मुबादला पाकिस्तान है, तो आई थिंक इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट देन अगेन वी हैव टू हैव अ बैलेंस, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि बैलेंस की ज़रूरत है। लेकिन जो अभी तो एक एपिडेमिक की सूरत हाल है कि एवरी सेकंड यंगस्टर वांट्स टू, ये मेरा सवाल है, किसको जाना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, उसको जाना चाहिए जिसको ये लगता है कि पाकिस्तान में वो कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं कर सकता, या उसको जाना चाहिए कि जिसको लगता है कि उसका पाकिस्तान के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं रखना। देखें, वी आर एट अ क्रॉस रोड वेयर आई बिलीव कि हमें ये ग्रे एरिया को एड्रेस करना है। वी हैव टू चूज़ टू बी इन पाकिस्तान एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स। स्किल माइग्रेशन हमेशा हो सकती है, बट पाकिस्तान इस वक्त इतने क्रिटिकल टाइम में है। देयर आर 65% ऑफ यंगस्टर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। एक्टिव मोबाइल यूजर्स इन पाकिस्तान आर अराउंड 120 मिलियन, राइट? सो ये सिर्फ मोबाइल एक्टिव मोबाइल कनेक्शंस हैं। मैं इस चीज़ की तरफ लेकर आ रहा हूँ कि इतनी बड़ी ई कॉमर्स की मार्केट है, हम इतना बड़ा ह्यूमन पोटेंशियल है। ऐसा भी नहीं कि हम ऐसे एक्सप्लोर नहीं कर रहे, वी आर डूइंग दैट बट नॉट एट द मैक्सिमम पोटेंशियल। इसमें गलती और भी हम कर रहे हैं, स्पेशली मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करूँ कि जी बाहर जाना है, अब उस चक्कर में जी जो गोल्ड था बेच दिया, जो प्रॉपर्टी थी बेच दिया, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए आपने 1 करोड़ प्लस की बैंक स्टेटमेंट बना ली है, उधार ले लिया। कितने एजेंट्स होते हैं, एजेंट से आप उधार लेते हैं, देन आप उनको मुआवजा भी पे करते हैं ऊपर से। लेकिन अगर चले सभी ना वो ना भी लें, जो हम इतना पैसा अपना पूरा बेच के बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं, वहाँ की फीस पे कर रहे हैं, आई मीन 1 करोड़ इट्स मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अच्छी खासी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। आप वो आराम से इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें, बी एन एंटरप्रेन्योर, जॉब क्रिएट करें, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट? एग्जैक्टली। और वहाँ जाकर भी देखें, मैं बिकॉज आई हैव हैड एक्सपीरियंस लिविंग बोथ द लाइव्स, as a student there, as a professional, then here as a Pakistani professional, as an advisor, हमारे पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बिलीव मी इट्स मच बेटर देन देयर। और लोग हैरान होते हैं मेरी इस बात पे, तो मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ एक बार वहाँ जाइए, चक्कर लगा के दूर के ढोल सुहाने, एक बार मेड रख के दिखाइए मुझे आप वहाँ पे, जो फैसिलिटीज सिर्फ आप इस बात को देख लीजिए। एग्जैक्टली, जो फैसिलिटीज यहाँ पर है वो फैसिलिटीज आपको बाहर कहाँ मिलेंगी? और ऑब्वियसली अपनी जगह होती है, बट स्टिल दानियल आपने बड़ी अच्छी बात ये की कि वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है जहाँ पर स्किल्ड लेबर को भेजा जाता है बाकी ममालिक में जहाँ पर ज़रूरत होती है, बट क्या होता है उसका एक नंबर होता है, एक प्रॉपर कोटा होता है जिसके थ्रू भेजा जा रहा होता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई बस ये सोचे कि मुल्क में कुछ नहीं रखा। ये जो नैरेटिव है इसको चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ज़्यादा काम गवर्नमेंट इसलिए कर रही है काम, चूँकि अगर आपके पास स्किल नहीं है, जा आप रहे हैं बाहर, तो फिर आप काम तो नहीं करेंगे, क्योंकि काम आपसे होगा नहीं। फिर क्या होगा जी, वहाँ पे वो किसी और मुल्क के लोगों को रख लेंगे, फिर आप कहेंगे ओहो पाकिस्तान के साथ तो ज्यादती हो गई, हमारे लेबर को निकाल दिए।
चूंकि वो स्किल सेट ही नहीं था आपके पास, तो इसलिए गवर्नमेंट काम करती है। एग्जैक्टली तो यही पॉइंट है कि एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क को सर्व करें, बाहर जा रहे हैं सीख के कोशिश करें कि आप वापस आएँ, ताकि यहाँ से लोगों को बाहर ना जाना पड़े। हमारे पास एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हों और यहाँ पर एक बेहतरीन ज़िंदगी लोगों को दे सके और ख़ुद भी गुजारें। बहुत शुक्रिया दानियल प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। 16 दिसंबर 2014, आज 10 साल हो गए सानिया APS को। आज हम उसकी मुनासबत से बात भी करेंगे। दुश्मन अपने वार के बावजूद हार गया और हमारे बच्चे अपनी जानों का नजराना देकर, जख्मों से चूर होकर ये जंग जीत गए। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? दुश्मन का टारगेट हमारे बच्चे, दुश्मन का टारगेट हमारी तालीम, दुश्मन का टारगेट हमारी तरक्की, लेकिन हमारे बच्चे सीनों पर गोलियां खाते हैं लेकिन कहते हैं कि हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, अपनी इस कौम को बनाने में, आगे बढ़ने में सफ़र जारी रखेंगे। और स्पेशली जब हम तालीम की बात करते हैं, तालीम के हुसूल की मुश्किलात की बात करते हैं, तो आज एक ऐसी ही कहानी हमारे साथ है। जब हम APS का जिक्र करते हैं, पेशावर की बात करते हैं, वर्सक रोड जहाँ पर APS, और आज वर्सक से ही हमारे पास एक ऐसी कहानी है जिसने मोटिवेट किया हम सबको। एग्जैक्टली, ये तो एक ऐसा सानेहा था जिसके बारे में मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं सुन भी नहीं सकते। बात करना तो एक बहुत बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमने तालीम को आगे बढ़ाना है, हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मुश्किलात कितनी ही क्यों ना हो, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां वो पढ़ेंगी और वो आगे बढ़ेंगी। और ऐसी एक कहानी आज हमारे साथ मौजूद है। हम बात करें अरब शाह की, जो कि पिछले 10 साल से बच्चियों को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप फराहम करते हैं उनके घर से उनके स्कूल तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अक्सर कहते हैं हम अपनी बच्चियों को नहीं स्कूल भेज पा रहे होते। ये भी एक हमारा माइंडसेट है कि हम कहते हैं कि जी हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही क्योंकि एक सेफ़ नहीं है उनको ट्रांसपोर्ट में भेजना, या फिर उनके पास वो सहूलत मौजूद नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, या बहुत सारे और मसाइल। तो ऐसे में अरब शाह ने ये बीड़ा उठाया है कि वो उन तमाम बच्चियों को पिछले 10 साल से मुफ्त पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं वार्षिक रूट की जो आप बात और करें। देखें सरीन रक्शे पे, रक्शा ड्राइवर, और मतलब ज़िंदगी आई एम श्योर चैलेंजेस से भरपूर होगी, बट वो उन चैलेंजेस के बावजूद अपने इस रक्शे को पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। अब मजदूरी करते हैं Yes. अपना पेट पालने के बिल्कुल लिए, ऐसे ही। अपने घर वालों को उनकी वेलबींग के लिए। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है आज वाकई हम सब मिलके जानना चाहते हैं कि जिसने अरब शाह को मोटिवेट किया कि वो ऐसे करे, और उसके बाद कंसिस्टेंट रहना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अरब शाह की ज़ुबानी ही सुनते हैं हम ज़रा। इस वक्त अरब शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अरब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लेकर आए। क्या चीज़ थी, किसने मोटिवेट किया, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और 10 साल तक कैसे इसको जारी रखा हुआ आपने? ये तकरीबन 20-25 साल पहले मेरी बहनें, उस वक्त मैं छोटा था, मेरी बहनें थी, वो ट्रांसपोर्ट की वजह से स्कूल से महरूम रह गई थी। तो बचपन में मेरा आइडिया है जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो इंशाल्लाह एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का सहूलत शुरू करूँगा जहाँ जो ट्रांसपोर्ट की वजह से लड़के तालीम से महरूम रह जाते हैं उनको मुफ्त ट्रांसपोर्ट दूँगा। तो फिर मैंने BA किया और उसके बाद मैंने रिक्शा चलाना सीख लिया और 10 साल पहले 2014 में मैंने ये काम शुरू किया। ओके, और अभी 10 साल जिसमें हम बात करें कि आपने इन बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप दी, कितनी बच्चियाँ जिनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं, और इस दौरान ज़ाहिर है ये मैनेज करना फाइनेंसेस के, ज़ाहिर है ख़ुद मजदूरी इंसान कर रहा है तो इंसान सोचता है कि नहीं बस पैसे बचाऊँ, लेकिन आप वो पैसे लगा रहे हैं तो इसके लिए मोटिवेशन ज़ाहिर चाहिए होती है। कितनी बच्चियाँ हैं जिनको आप पिक एंड ड्रॉप दे पाए हैं अब तक? पहले जब मैंने शुरू किया तो तकरीबन 5-6 बच्चे थे गाँव के, अभी तकरीबन 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे? हाँ, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। तो हम इनके जो पेट्रोल का खर्च है वो हमें कोई भी नहीं दे रहा, इसके लिए हम मजदूरी करते हैं, रात गए तक रिक्शा चलाते हैं, सुजुकी चलाते हैं ड्राइवर, तो उनका जो पैसे कमाते हैं उन बच्चों पर लगाते हैं, जो कमा रहे हैं उन बच्चियों पे लगा हाँ, रहे बच्चों पे लगा रहे हैं। हैं। अच्छा, ऐसे में लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं आपके सामने? इस वक्त वीडियो दिखा भी रहे हैं कि वो बच्चियां, उनके चेहरों की आप मुस्कुराहट देखें कि कितनी खुशी उनके चेहरों पर है कि वो इस तरह गाड़ियों में जा रही हैं स्कूल। जो गाँव के लोग या आसपास के जो मोहल्ले जिस पे आप जाते हैं, वहाँ की बच्चियों को ज़रा आप लेकर जाना, तो ऐसे में लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं आपसे? चाहे हमारी बच्ची है इसने जाना है, या कि आप खुद जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये फैसिलिटी है, मैं लेकर जाऊंगा, आप परेशान ना हो? पहले तो मैं उनके घर खुद जाता था, अब तो मेरे पास बच्चे आते हैं, 2-3 साल से आते हैं,
तो जब उनका नंबर आते हैं तो फिर हम उन स्कूल में दाखिल करवाते हैं। ओके, कितना खर्चा आ जाता है इस सारे प्रोसेस में? अगर मैं महीने का पूछूं आपसे, 4 गाड़ियों में 200 बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना, कितना खर्चा आता है? तकरीबन 1 लाख से ऊपर खर्चा आता है, तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है जी पर। और वो आप मैनेज कर रहे होते हैं? हाँ, खुद हम से? वो मैनेज करते हैं। मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ और जो बाकी ड्राइवर है वो सुजुकी चलाते हैं, तो उनका जो धंधा है ना उसके बदले हमें बच्चों को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप दे देते हैं। सुबह एक ट्रिप वो सुजुकी करते हैं, एक सुजुकी, और मैं तकरीबन 10-12 ट्रिप करता हूँ, सुबह 10-12 वापस छुट्टी में करता हूँ। अच्छा, सुबह 10-12? मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब इसके लिए जो आपको मोटिवेशन चाहिए वो, क्योंकि आप 1-1.5 लाख के जो खर्चे की बात करें, हमारे यहाँ तो ये होता है कि चलें 1 लाख की नौकरी अगर किसी की लग गई है कि पैसे आपके पास आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। वो 1 से 1.5 लाख रुपए हर महीने लगा देना, ये इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है। बिल्कुल, मैं घर में 1 रुपये भी नहीं देता। घर का जितना भी खर्चा है हमारा बड़ा भाई चला रहा है। मैंने अभी शादी नहीं किया, तो मैं जितनी भी पैसा कमाता हूँ इन बच्चों पर लगाता हुआ। तो आपने जिंदगी का मकसद ही अभी रखा हाँ, है। यही मकसद है। और मेरी वजह से जो कोई बच्चे बहनें नहीं जिनका सफ़र ये रुक गया था, वो जब आपको देखती हैं कि आप इस तरह उनके ख्वाब पूरे कर रहे हैं, किसी और बच्चियों को आप लेकर जा रहे हैं स्कूल तक, वो क्या कहती हैं आपको? वो तो बहुत खुश है। मेरी 5 बहनें हैं, वो उसकी शादी हो गई, वो भी मेरे साथ बहुत तावन कर रही है। माशाल्लाह उसके हालात बहुत अच्छे हैं ना, वो भी मेरे साथ बहुत हेल्प कर रही है बहुत। ज़ाहिर उन्होंने ज़्यादा फेस किया है इसको, तो जो फेस करता है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझता है कि कोई और अगर उस दौर से गुजरेगा तो वो कितना तकलीफ में होगा। वो दर्द वही महसूस कर सकता है जो उससे गुजरा हो। तो ये आप भी ऑब्वियसली अपनी बहन का दर्द आपने फील किया और आपने कहा कि अब जो बाकी बच्ची हैं मैं उनको तालीम किसी तरह से प्रोवाइड करूँ। आपको देखकर क्या लोग, क्या इर्द गिर्द के, उनका क्या फीडबैक होता है, क्या राय वो रखते हैं, क्या वो भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह? इलाके के जितने भी गरीब लोग हैं वो मुझे बहुत दाद देते हैं, और भी जो पेशावर के आसपास है, जब भी दुकान वाले के पास जाता हूँ या किसी और के पास जाता हूँ तो मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाती है, मुझे फ्री चीज़ें देते हैं। अच्छा, वैसे में ये जो बच्चियों के वालिदैन जिनको आप ज़रा कांटेक्ट खुद भी समटाइम्स करते हैं, समटाइम्स पेरेंट्स खुद कांटेक्ट कर लेते हैं कि आप इन बच्चों को लेकर जाएं, ऐसे 10 साल में तो ऐसे बहुत से केसेस आपके सामने आए होंगे कि बच्ची जिसकी तालीम अब मुकम्मल हुई हो या एटलीस्ट मैट्रिक हो गया हो, FSC होगी, और फिर वो आपको फीडबैक मिलता हो कि आपकी वजह से, आपके इस सफ़र की वजह से, आपके इस काम की वजह से वो अपने सफ़र को मुकम्मल कर पाएंगे या आगे रख पाएंगे। बहुत ज़्यादा लड़कियों ने तालीम मुकम्मल की, अभी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी कर रही है। मेरी जो ट्रांसपोर्ट की वजह से तालिबात है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई, कॉलेज तक पहुंच गई, हाई स्कूल तक पहुंच गई है। हमारा जो सर्विस है वो कॉलेज तक है, कॉलेज तक है, हाँ, यूनिवर्सिटी तक नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी तक भी अभी वो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से प्राइवेट बेस कर रही है। अच्छा, तो ये जो आपने कहा स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप ये सर्विस दे रहे होते हैं, तो जो छोटी बच्चियां होती हैं वो ज़ाहिर है थोड़ा सा रिलक्टेंट भी समटाइम्स होता है बंदा, क्योंकि ज़ाहिर है चले बड़ा है तो वो तो अपने आप को बेहतर तौर पर संभाल सकता है, बट छोटे बच्चे होते हैं वो समटाइम्स परेशान भी हो रहे होते हैं। कोई ऐसा मामला जिसमें कोई लड़की हो, परेशान हो रही हो, घबरा रही हो किसी मामले को, फिर आपने उससे बातचीत की हो या बाकी सबने उससे मोटिवेट किया कि नहीं परेशान क्यों हो रही हो, स्कूल जाना है? नहीं, सब खुशी जा रहे हैं। हाँ, परेशान होते ही फिर मैं उनको दिलासा देता हुआ, मुझे मेरे साथ दिल की बातें शेयर करें कि मेरा आज मूड नहीं है, तो फिर मैं उनको बता दूँ कि आप जब तालीम हासिल करोगे तो बड़े जोगे आपकी जॉब लग जाएगी, अब तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा बताते हैं हाँ, आप डॉक्टर बन जाओगे, ये लालच देता हो तो बहुत खुशी से जाती है। बड़े भाइयों की तरह बड़ा ख्याल रखते हैं। और सिर्फ लालच भी देखिए क्या देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको चॉकलेट दे देंगे, आपको पैसे दे देंगे, वो ये कि तुम ये बन जाओगी। तो ये एक जो हम माइंडसेट की बात कर रहे होते हैं, हम बच्चियों का, हम अपने बच्चों का माइंडसेट इसी तरह से बना रहे होते हैं। आगे का क्या प्लान आपने सोचा हुआ है, क्या करना है, क्या एक्सपैंड करना है इसको, क्या सोचते हैं? मेरा इंशाल्लाह ख्वाहिश है कि मैं जो सर्विस है पूरे पाकिस्तान में फैला दूँ, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में फैला दूँ। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन इस वक्त 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, जिनमें ज़्यादातर लड़कियों के हैं, वो तालीम से महरूम है। वो इसी वजह से महरूम है कि उनकी ट्रांसपोर्ट की फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट वाला एक लड़की से 3000 रुपये 4000 रुपये लेते हैं, और जिस घर में 3-4 लड़कियाँ 5 लड़कियाँ होती है तो तकरीबन कितने बनते हैं, और उनकी वालिदैन की तनख्वाह है वो 15,000 20,000 30 रुपये तनख्वाह है। तो वो ज़ाहिर है फिर ट्रांसपोर्ट पे अगर देंगे तो फिर घर कैसे चलेगा, फिर मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह आप काम करें ऐसे बहुत से लोग अगर काम करेंगे। तो जब हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं जिसमें ज़्यादा जो रेशो है वो लड़कियों की है,
और अगर हमने उनको स्कूल तक लेकर आना है तो फिर ज़ाहिर है बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसमें से एक प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट का है। मैं ये नहीं कहता काम नहीं हो रहा, ज़ाहिर है हुकूमतों की सतह पर भी काम हो रहा होता है, बट स्टिल देयर इज़ लॉट टू डू इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। और ज़ाहिर है अपनी अपनी कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से भी शुएब अगर देखा जाए कि हम अक्सर बात कर रहे होते थे कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो काम हुकूमत का है, ये तो काम फलाने डिपार्टमेंट का, हम अक्सर ये बातें कर रहे होते हैं। लेकिन देखें अपनी कैपेसिटी में आप क्या कर सकते हैं। अरब शाह एक एग्जाम्पल हमारे सामने, और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स पाकिस्तान में ज़रूर हैं, लेकिन आप खुद सोचें, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ पर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और आज से आप इस चीज़ का दावा करें, आप अपने खुद के साथ आप ये वादा करें कि हमने किस तरह से उनको फैसिलिटेट करना है कि हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे होते, उनको हमने किस तरह से कंट्रीब्यूट खुद से करके उनको स्कूल तक रसाई हमने देनी है। अब थैंक यू सो मच ज्वाइन किया आपने हमें, आप स्पेशली पेशावर से आज हमारे शो के लिए आए थे, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से काम करते हैं, आपको और ताकत हिम्मत दे, सलामत रखे आपको। नाज़रीन इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।